ये कब्र एक फौजी की प्रेमिका की है और इस कब्र से एक दर्द भरी दास्तां जुड़ी हुई है। जब वो फौजी अपनी प्रेमिका साक्षी यादव को यहाँ पर दफना कर जाता है तो लगभग 5 दिनों तक उसकी जो बॉडी होती है यहीं पर दफन रहती है। 5वें दिन उसकी बॉडी बरामद होती है। आप देख पाएंगे अवशेष के रूप में उसी लड़की साक्षी यादव के बाल वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे डिस्पोज होने लगी थी। और जब पुलिस को पता चलता है उसके बाद बॉडी निकलवाई जाती है तो यहाँ पर कुछ उसके बाल अवशेष के रूप में छूट जाते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखरावा बाग में मौजूद हैं, जो कि एक सुनसान वीराना जंगल है और इस स्थान को लोग बाग लखरावा बाग के नाम से जानते हैं। जिधर भी आपकी नज़रें जाएंगी दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, सिर्फ जंगली पेड़ पौधे और साथ ही महुआ के कुछ वृक्ष नज़र आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आने का उद्देश्य हमारा क्या है, अभी आप लोगों को विस्तार पूर्वक इस कब्र से जुड़ी एक दर्द भरी दास्तां को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, बीते दिनों 10 नवंबर की बात है जब एक फौजी अपनी प्रेमिका को लाकर इसी लखरावा बाग में और इस स्थान पर लगभग 3 फीट का गड्ढा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 3 फीट का गड्ढा खोदता है और अपनी प्रेमिका को यहाँ पर दफना कर चला जाता है। आखिर क्यों किया उसने ऐसा, फिर जो उसकी प्रेमिका थी वो कैसे उसके संपर्क में आई और उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उस फौजी को अपनी प्रेमिका को मारना पड़ा और मारकर इस सुनसान जंगल में कुछ इस तरह से दफनाना पड़ा। आइए पहले यहाँ के कुछ अवशेष आप लोगों को दिखा देते हैं। घटना के बारे में तो विस्तार पूर्वक आप लोगों से बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि जब वो फौजी अपनी प्रेमिका साक्षी यादव को यहाँ पर दफना कर जाता है तो लगभग 5 दिनों तक उसकी जो बॉडी होती है यहीं पर दफन रहती है। 5वें दिन उसकी बॉडी बरामद होती है। आप देख पाएंगे अवशेष के रूप में उसी लड़की साक्षी यादव के बाल वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे डिस्पोज होने लगी थी। और जब पुलिस को पता चलता है उसके बाद बॉडी निकलवाई जाती है तो यहाँ पर कुछ उसके बाल अवशेष के रूप में छूट जाते हैं। जो साक्षी यादव है वो 11वीं की छात्रा थी और उम्र उसकी लगभग 17 वर्ष की थी। साक्षी यादव सोराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनकट गांव की रहने वाली थी और जो आरोपी है हर्षवर्धन सिंह यादव वो थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुसुंगुर गांव का रहने वाला था। जो मृतक प्रेमिका थी साक्षी यादव की एक बुआ होती है और उसके फूफा जी फौज में होते हैं और उनकी 3 संतानें होती हैं, लेकिन वो 3 संतानें उनकी खत्म हो जाती हैं। कहा जाए तो एक तरह से साक्षी यादव की जो बुआ होती है वो निसंतान हो जाती हैं, जिसके चलते वो अक्सर अपने बच्चों के गम में बीमार रहने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने भाई से इस बात को व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि भैया हमने तो अपने 3 बच्चे खो दिए, अब हमारे पास कोई औलाद तो है नहीं, तो आप अपनी बेटी साक्षी यादव को हमें दे दीजिए, हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी परवरिश करेंगे, इसकी शिक्षा दीक्षा हम करवाएंगे, इसका शादी विवाह सब हम करेंगे, इसको अपनी हम बिटिया बना लेते हैं। साक्षी यादव के जो पिता होते हैं ज्ञानेंद्र सिंह यादव, वो अपनी बहन की इस बात पर अपनी सहमति दर्ज कराते हैं और वो कहते हैं कि बहन मेरे बच्चे आपके ही बच्चे हैं, अगर आपकी यही मंशा है तो आप मेरी बेटी साक्षी यादव को ले जाएं। जो ज्ञानेंद्र सिंह यादव की बहन होती है उनके पति की पोस्टिंग इस समय प्रयागराज के ही कैंट में होती है, तो ज्ञानेंद्र यादव अपनी बहन को अपनी बेटी साक्षी यादव को सौंप देते हैं। साक्षी यादव अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। अपने गांव में ही रहकर वो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली थी। 9वीं क्लास से 10वीं तक वो कैंट में ही पढ़ाई करती हैं। उसके बाद कैंट से 10वीं पास करने के बाद वो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करने के लिए GGIC कटरा में एडमिशन ले लेती है। अब दोस्तों, इस घटना के बारे में शुरुआत करते हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत कब से होती है और कैसे होती है, तो दोस्तों बताते चले कि जून 2025 की बात है जब
वही 11वीं की छात्रा साक्षी यादव का इंस्टाग्राम के जरिए हर्षवर्धन सिंह यादव नाम के एक इंडियन आर्मी से संपर्क होता है। दोनों इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की एक दूसरे से पहचान होती है। इंस्टाग्राम पर दोनों एक दूसरे से चैट करते हैं, बातचीत करते हैं। अब उनकी ये जो चैट थी ये धीरे धीरे नंबर आदान प्रदान में तब्दील हो जाती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंधों में आ जाते हैं और उसके बाद लगातार ये दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंधों में रहते हैं और अक्सर ये फ़ोन पर बातचीत कर मिला जुला करते थे। जब कभी भी हर्षवर्धन यादव छुट्टी में अपने गांव आया करता था तो वो साक्षी यादव को मिलने के लिए जहां उसका दिल चाहता था वहां वो बुला लिया करता था। दोस्तों, बीते दिनों 10 नवंबर की बात है जब साक्षी यादव अपने स्कूल कटरा GGIC जाने के लिए घर से निकलती हैं तो उसकी जो बुआ होती है वो उसको टोकती है और कहती है कि बेटा आज तुम स्कूल ना जाती तो ज़्यादा ठीक होता क्योंकि आज बहुत सारा काम है। इस पर साक्षी यादव अपनी बुआ से कहती है कि बुआ जी स्कूल में आज वाइवा है और जाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी और आप कोई भी काम मत कीजिएगा, मैं वापस आने के बाद सारा काम निपटा लूँगी। बस इतना आश्वासन देकर साक्षी यादव तैयार होती है और वो अपने विद्यालय जाने के लिए रवाना हो जाती है। तो जब उसकी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी उस निर्धारित समय पर जब वो वापस अपने बुआ के घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बुआ को फिक्र सताने लगती है। वो 1 घंटे 1.5 घंटे और इंतज़ार करती है कि हो सकता है विद्यालय से आने में तो देर हो गई हो या फिर कहीं रुक गई हो, अपने सहेलियों के साथ बातचीत न करने लगी हो, इसलिए बुआ 1-1.5 घंटे 2 घंटे और इंतज़ार करती है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा होता है, शाम के लगभग 6 बज जाते हैं। जब 6 बजते हैं तो साक्षी यादव की बुआ को उसकी और ज़्यादा फिक्र सताने लगती है और अब वो सीधा फ़ोन अपने भाई के पास लगा देती है और अपने भाई से बताती है कि भैया साक्षी आज स्कूल गई थी और काफ़ी देर शाम हो गई है, अभी तक वो वापस नहीं आई है। खबर मिलते ही साक्षी के जो पिता होते हैं ज्ञानेंद्र सिंह यादव वो तुरंत बाइक उठाते हैं और बनकर से वो रवाना होकर सीधा कैंट पहुँच जाते हैं। कैंट पहुँचते ही वो अपनी बहन से पूछते हैं कि साक्षी कब स्कूल गई है और कितने बजे उसकी छुट्टी हुआ करती थी। तो जो ज्ञानेंद्र सिंह यादव की बहन होती है वो सारी बातें डिटेल में बताती हैं कि दरअसल लगभग 3 साढ़े 3 बजे के करीब साक्षी स्कूल से आज आया करती थी, लेकिन आज शाम के लगभग 6:30 बज गए हैं, अभी तक साक्षी यादव वापस नहीं आई है। बस इसके बाद वो दोनों भाई बहन जाते हैं और कैंट थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट में वो लिखाते हैं कि दरअसल हमारी जो लगभग 17 वर्षीय बेटी 11वीं की छात्रा साक्षी यादव है वो GGIC कटरा में जो स्कूल है स्कूल जाने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कैंट थाने से उनको सांत्वना दी जाती है कि दरअसल आप लोग जाइए और साथ समय हम उस बच्ची की खोजबीन करेंगे और बहुत जल्द उसको सुरक्षित ढूंढकर आपके सुपुर्द कर देंगे। दोस्तों, समय बीतता है धीरे धीरे करके, लेकिन अभी तक साक्षी यादव का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। अगले दिन 11 नवंबर की बात है जब एक नेशनल हाईवे पर साक्षी यादव का बैग मिलता है और कुछ ग्रामीण लोग जब उसका बैग पा जाते हैं तो उसमें उसका आधार कार्ड होता है और साथ ही उसकी कुछ स्कूल की बुक्स वगैरह होती हैं, कुछ कॉपीज़ वगैरह होती हैं। तो बैग में जो आधार कार्ड होता है उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि दरअसल ये साक्षी यादव नाम की कोई लड़की है जिसका बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब तक वो बैग ग्रामीण पाते हैं उनको कोई भी अंदेशा नहीं था, बस वो लोग ये सोच रहे होते कि हो सकता है कि धोखे से ये बैग गिर गया हो, इसलिए वो आधार कार्ड में दिए गए पते पर उस बैग को पहुंचाते हैं। जैसे अपनी बेटी साक्षी यादव का बैग उसके परिजन पाते हैं तो वो लोग आशंका जताने लगते हैं, उन लोगों को शक होने लगता है कि साक्षी यादव का बैग हाईवे पर मिला है तो साक्षी यादव है कहाँ। अभी तक साक्षी यादव का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा होता है। ऐसे में 10 नवंबर को साक्षी गायब होती है। 15 नवंबर की बात है, इसी लखरावा बाग में जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एक रास्ता है जिससे ग्रामीण इस गांव से उस गांव आवागमन करते हैं। आप देख पाएंगे इधर से ये रास्ता आता है, ये इधर से ये रास्ता आता है और इधर से ही लोग बाग आवाजाही करते हैं। दोस्तों, बीते दिनों 15 नवंबर की बात है जब इसी रास्ते से होकर कुछ महिलाएं गुजर रही होती हैं, तभी कुछ इस स्थान पर गुमशुदा साक्षी यादव होती हैं, उसकी बॉडी यहाँ पर दफनाई गई होती है। उसका जो हाथ होता है वो कब्र के बाहर होता है, कब्र के बाहर उस तरफ हाथ दिखाई देता है और इर्द गिर्द
कुत्तों का जमावड़ा रहता है। यहाँ से गुजर रही कुछ महिलाएं जब साक्षी यादव का हाथ कब्र से बाहर देखती हैं तो डर जाती हैं, सहम जाती हैं और वो यहाँ से सीधे अपने गांव जाती हैं और गांव में इस बात का जिक्र कर देती हैं कि दरअसल लखरावा बाग से होते हुए रोज की तरह हम आ रहे थे तो जस्ट एक महुआ का पेड़ है और उसके बगल में एक कब्र बनाई गई, उस कब्र में किसी को दफनाया गया है, उसका एक हाथ कब्र के बाहर दिखाई दे रहा है। जब इस बात की जिक्र महिलाएं अपने गांव में जाकर करती हैं तो धीरे धीरे करके ये बात सनसनी की तरह, आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। फिर गांव से होते हुए ये बात क्षेत्र में फैल जाती है और क्षेत्र से होते हुए ये मामला सीधा थरवई थाने में पहुंच जाता है। सूचना मिलते ही थरवई थाने की पुलिस फोर्स यहाँ पर आती है और उसके बाद कुछ लोगों का सहारा लेकर कब्र से उस बॉडी को निकलवाने का काम करती है। तो पुलिस देखती है कि जो बॉडी है वो 5 दिन में कुछ हल्का डिस्पोज होने लगी थी, लेकिन उसके बदन पर जो कपड़े थे वो GGIC स्कूल कटरा के थे, यानी कि उसके ड्रेस में लगी स्कूल बैच से साफ तौर पर पता लगाया जा सकता था कि दरअसल ये लड़की प्रयागराज के ही GGIC कटरा में पढ़ने वाली कोई छात्रा थी जिसको यहाँ पर दफनाया गया है। और उसके बाद पुलिस उसको निकालती है और निकालने के बाद पुलिस इस पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दरअसल ये जो लड़की है जिसको यहाँ पर दफनाया गया है उसका नाम साक्षी यादव है, जो 11वीं की GGIC स्कूल कटरा की छात्रा थी। उसके बाद थरवई थाने की पुलिस जाती है और साक्षी यादव के परिजनों को इस बात की सूचना देती है और जैसे ही साक्षी यादव के परिजनों को ये इस बात की सूचना मिलती है पूरे परिवार में रोना विलखना शुरू हो जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगता है और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि जिस बच्ची की तलाश हम लगभग 5 दिनों से कर रहे होते हैं और आज हमारी बच्ची मिली भी तो इस हालत में। दोस्तों, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस छानबीन कर ही रही थी कि एक ऐसा तथ्य सामने आता है जिसको सुनने और जानने के बाद लोगों की रूह कांप गई। दरअसल जो साक्षी यादव थी, ये जून 2025 की बात है। थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुसुंगुर नामक एक गांव है जहां का रहने वाला होता है हर्षवर्धन यादव, जो इंडियन आर्मी में तैनात है। पुलिस डॉग स्क्वाड तकनीकी साक्ष्य सर्विलांस की टीम के द्वारा जो आरोपी है हर्षवर्धन सिंह यादव उसको गिरफ्तार करती है, तब वो इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताने लगता है। दरअसल आरोपी हर्षवर्धन के द्वारा बताया ये जाता है कि जून 2025 में उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए 11वीं की 17 वर्षीय छात्रा साक्षी यादव से होती है और उसके बाद जून से ही दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कई बार इस बीच में उन दोनों का मिलना जुलना होता है। जब भी हर्षवर्धन यादव छुट्टी से अपने गांव आया जाया करता था तो वो साक्षी यादव से अपने मन चाहे स्थान पर बुलाकर मिल लिया करता था। कई बार उसने साक्षी यादव को शादी का हवाला देकर, शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहता है। दरअसल साक्षी यादव को पता नहीं था कि हर्षवर्धन यादव जो मुझ पर प्यार लुटा रहा है, दरअसल वो प्यार नहीं, मात्र एक फरेब है, सिर्फ एक धोखा है। हुआ वही। दोस्तों, हर्षवर्धन यादव जो आरोपी है उसकी शादी तय हो जाती है। यही 29 नवंबर 2025 को उसकी शादी होनी होती है। इस बीच में साक्षी यादव को पता चलता है कि दरअसल हर्षवर्धन यादव जो उसका प्रेमी है उसकी शादी लग गई है, उसकी शादी होने वाली है। तब जो मृतक साक्षी यादव है वो लगातार अपने प्रेमी हर्षवर्धन यादव जो इंडियन आर्मी का जवान है उस पर शादी का दबाव बनाती है। अब जो हर्षवर्धन यादव होता है वो बुरी तरह से फंस चुका था कि दरअसल उसके ससुराल पक्ष वालों को जब पता चलेगा कि हमारी बेटी के अलावा जो हमारा दामाद है वो किसी और लड़की से प्यार करता है तो हाँ, रिश्ता टूट जाएगा। इंडियन आर्मी का जवान हर्षवर्धन सिंह यादव वो करता क्या है कि बीते दिनों 10 नवंबर को पहले वो साक्षी यादव अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, फ़ोन कर उसको बुलाता है कि दरअसल तुम चली आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और स्कूल जाने के बहाने जो साक्षी यादव होती है वो अपने प्रेमी हर्षवर्धन यादव से मिलने के लिए अपनी बुआ के यहाँ से स्कूल जाने का हवाला दे करने के लिए थी और वो अपने प्रेमी हर्षवर्धन यादव के साथ घूमने के लिए चली जाती है। हर्षवर्धन यादव अपनी प्रेमिका साक्षी यादव को बाइक में बिठाकर पहले तो दिन भर इधर उधर घुमाता फिराता रहता है और उसके बाद वो एक अच्छे मौके, एक अच्छे समय के इंतजार में होता है। जैसी शाम होती है तो वो अपनी प्रेमिका साक्षी यादव को लेकर इसी लखरावा बाग में आता है और यहीं पर पहले वो साक्षी यादव का कत्ल करता है, चाकू से उसकी गर्दन पर लगभग 8 वार करता है। इसके बाद जब हर्षवर्धन यादव को यकीन नहीं होता है कि दरअसल ये मर चुकी है
तो दुपट्टे से उसका गला कसकर उसको मारता है। इतने पर भी जब हर्षवर्धन यादव को यकीन नहीं होता कि दरअसल ये अभी नहीं मरी है, ये जिंदा है, तो उसके सिर पर एक गहरा वार करता है और वार कर उसको मार देता है। मारने के बाद साक्षी यादव का वही प्रेमी हर्षवर्धन सिंह यादव जो इंडियन आर्मी का जवान है, वो साक्षी यादव को लाता है और यहाँ पर 3 फीट का एक गड्ढा करता है, यहीं पर उसको दफना देता है। हर्षवर्धन यादव जब साक्षी यादव को बुलाता है तो शादी का झांसा देकर बुलाता है। दरअसल वो कहता ये है कि आज तुम चली आओ और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। बस शादी की बात सुनकर वो खुश होकर साक्षी यादव अपने प्रेमी हर्षवर्धन यादव से मिलने के लिए आती है, जिसमें इसी कब्र के आसपास सिंदूर की डिबिया और साथ ही जो साक्षी यादव का बैग मिलता है उसमें भी बताया जा रहा है कि सिंदूर की डिबिया पाई जाती है। उसी से पुलिस का शक गहराता है, तब पुलिस अपनी तफ्तीश को और बढ़ा देती है। जब पुलिस साक्षी यादव के उस बैग को अपने हवाले लेती है तो उसकी एक कॉपी में हर्षवर्धन यादव जो इंडियन आर्मी का जवान है उसका नाम और मोबाइल नंबर कॉपी के बीच में लिखा हुआ पाया जाता है। बस उसी के आधार पर पुलिस सर्विलांस, तकनीकी जांच और साथ ही फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा लगाकर, फॉरेंसिक टीम की यूनिट को लगाकर पता लगाती है, तो पूरे इस प्रकरण का भंडाफोड़ हो जाता है। पता ये चलता है कि दरअसल साक्षी यादव के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कहीं बाहर का नहीं, बल्कि साक्षी यादव के घर से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर कुशुंगुर नामक गांव का रहने वाला हर्षवर्धन यादव है, जो कि इंडियन आर्मी का जवान है। तो दोस्तों, ये है उस मृतक साक्षी यादव की कब्र के पीछे एक दर्द भरी दास्तां। दरअसल दोस्तों, प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये जो घटना उभर कर सामने आई है, इसको जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। आए दिन समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनसे आप लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है, आप लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। तो आज की इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि समाज में आए दिन घट रही है ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख लें, सबक लें, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो। आप लोग जहाँ भी रहें सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, साथ ही अपने परिजनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।